तो हमने देखा था कि इसमें अभी बाल विकास में कि हम देखे थे कि उसका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या-क्या है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं कि बालक के विकास से संबंधित हमें पढ़ना क्यों है। तो बालक जो होता है वो घर में आता है तो ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। ढेर सारी खुशी आती है, अगर कहीं से भी कोई थका हुआ अगर घर पहुंचता है, अगर बालक को देख के वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है और वो अपने थकान दुख दर्द को भूल जाता है। तो कुछ ऐसे ही है, उसमें अगर बालक में कुछ कमियां रह जाती हैं तो वो देख कर और दुखी भी हो सकता है। तो उसको जो बालक है उसके सुधार हेतु जो उसमें सुधार कर सकते हैं या बालक के विकास में परिवार में जो माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची भाई बहन आदि का विशेष महत्व होता है। और उसके विकास की कड़ी में शिक्षा का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो परिवार है उसे सामाजिक बनाता है और शिक्षक जो है उसे शिक्षा प्रदान करता है और जिससे वो अपना जीवन यापन ठीक तरीके से कर सके और कहीं पर भी आत्मसम्मान की बात हो तो वो उसमें कमी ना रह जाए। तो शिक्षक जो है वो एक बालक को कह सकते हैं कि शिक्षित करने के लिए उसको सीखने के विभिन्न तरीके बताने के लिए कि वो कैसे सीख सकता है, अपना जीवन यापन कर सके। आदि शिक्षक का जो कार्य होता है कि उसे जो है जीवन जीने की कला सिखाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर बालक है तो बालक पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी गिनती युवा में होने लगती है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि युग का जुआ मत देख पीछे, झांक मत बगले, ना अपनी आंख कर नीचे। तो ये युवा के लिए ही कहा गया है। तो कि पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो और इधर उधर ना देखो और अपनी आंखें नीचे ही ना करो, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो युवा होता है वो हमारे देश का भविष्य है। तो एक बालक का विकास अगर छोटे से अगर कह सकते हैं कि उसके शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो इसमें विशेष महत्व आता है शैशवावस्था का और बाल्यावस्था का। तो यहाँ पे जो है वो बालक अपने परिवार से, समाज से और अपने विद्यालय में जो उसके मित्र हैं उनसे या फिर शिक्षक से बहुत कुछ सीखता है। तो जो बालक का विकास होता है तो ये मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इससे आने के पहले हम विकास और एक शब्द है अभिवृद्धि, इसमें थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो हम देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो उसके बाद हम विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास दोनों का जो पर्याय है वो अगर एक अर्थ की बात करें तो लगभग एक अर्थ में ही लिया जाता है, लेकिन दोनों का मनोविज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग नाम कह सकते हैं कि अलग अलग कार्य दिखाया जाता है। जैसे अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो इसका अंग्रेजी पर्याय इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रोथ और विकास का होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर ग्रोथ हम बालक से संबंधित लेते हैं तो बालक में अगर ग्रोथ की बात की जाए या अभिवृद्धि की बात की जाए तो उसके शारीरिक और मानसिक रूपों से की जाती है कि जैसे उसमें की लंबाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि होती है, हड्डियों में वृद्धि हो रही है, मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, अंगों का विकास हो रहा है, ये सब अभिवृद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। और विकास इसी से संबंधित होता है। तो जैसे हड्डियों में वृद्धि होती है, उसमें मजबूती आती है, तो उसके साथ साथ अन्य जो शारीरिक क्रियाएं हैं
जो आंतरिक हिस्से हैं उसमें और तरीके से भी विकास होता रहता है। तो वहां पे जो अभिवृद्धि होती है, जो आंतरिक अभिवृद्धि होती है, उसे विकास के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर देखें, ये जो अभिवृद्धि है ये बाह्य विकास से संबंधित है, और ये डेवलपमेंट जो विकास होता है ये आंतरिक विकास से संबंधित होता है। तो अगर यहाँ से हम थोड़ी सी चर्चा करें कि दोनों में अंतर क्या हो सकता है, अगर हम अंतर की चर्चा करें तो अभिवृद्धि ये जो बाह्य स्वरूप होता है, अगर हम अंतर देखें दोनों में डिफरेंस, अगर पहला देखा जाए कि ये बाह्य स्वरूप होता है, अभिवृद्धि बालक का बाह्य स्वरूप है जिसमें उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और कह सकते हैं अंगों का विकास आदि जिसे हम देख सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई और भार कह सकते हैं कितना है। जैसे बाल भी बढ़ते हैं, ये भी अभिवृद्धि का ही उदाहरण है, और नाखून बढ़ते हैं, ये भी अभिवृद्धि का ही उदाहरण है। और उसी से संबंधित अगर जैसे देखते हैं कि बोलते हैं कि ये मानसिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं, इन्हें इतनी समझ हो गई है, ये अब इनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे हम विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप है तो विकास और इसको थोड़ा सा अगर कर दें तो अगर अभिवृद्धि या जिसे ग्रोथ कहते हैं ये बाह्य स्वरूप है, तो डेवलपमेंट या विकास आंतरिक होता है, आंतरिक स्वरूप। इसमें बाह्य विकास में तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, बालों की लंबाई हो गई, नाखून की लंबाई हो गई, ये सब तो को हम भौतिक स्वरूप कह सकते हैं कि सामने प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होता है उसे हम महसूस कर सकते हैं कि उसके अंतर्गत कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी समझ उसके अंतर्गत विकसित हुई है, उसका व्यक्तित्व कैसा आया है, निखार हुआ है या फिर पहले से पतन हो गया है। तो ये सब विकास के अंतर्गत देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो अभिवृद्धि जो होती है, अगर ये बाह्य स्वरूप है, लंबाई चौड़ाई आदि से संबंधित है, तो एक समय ऐसा आता है कि अभिवृद्धि रुक जाती है। तो कह सकते हैं कि एक समय के बाद रुक जाती है। जबकि जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, कुछ न कुछ वो सीखता रहता है, या फिर अपने जो पुराने पीछे जो उसके काम किए हैं, अगर उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको वो सुधार करके आगे बढ़ता रहता है। तो विकास जो है इसको कह सकते हैं कि एक समय के बाद रुक जाती है, और जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत अगर चल रहा है तो अब देखते हैं कि जो वृद्धि है या कह सकते हैं कि अभिवृद्धि है, जो ग्रोथ है वो संकुचित अर्थ में है। जैसे संकुचित अर्थ कह सकते हैं कि जिसका बहुत थोड़ा सा ही हम जानते हैं, या कह सकते हैं कि अगर संकुचित अर्थ में लिया जाता है कि थोड़ा सा ही होता है, और जैसे अगर लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं और उसकी चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं तो ये संकुचित रूप से है। और अगर विकास की बात करें, ये व्यापक स्वरूप होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी सीख सकते हैं। तो वृद्धि किसी एक कह सकते हैं कि एक लिमिट के अंतर होती है। तो इसको अगर लिखना हो तो कह सकते हैं संकुचित अर्थ या सीमा निर्धारित होती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है सीमा निर्धारित क्यों होती है, क्योंकि लंबाई की जो उम्र होती है लगभग सबके लिए कह सकते हैं कि नियत होती है। जो लड़कियां होती हैं उनकी लंबाई में वृद्धि लगभग 16 साल तक ही होती है,
और जो लड़के होते हैं इनकी भी लंबाई में वृद्धि 18 के बाद ही कुछ न कुछ हो जाता है। 18 से 21 या 22 साल तक का जो कुछ रह जाता है वो 18 से 22 के बीच में ही होता है। तो अगर यहाँ से आप देखें, अगर ये संकुचित अर्थ में है तो विकास व्यापक अर्थ में होगा। विकास व्यापक अर्थ में कैसे कर सकते हैं कि उसमें सोचने की जो क्षमता होती है वो ढेर सारी विकसित हो सकती है, कई प्रकार से सोच सकता है। जैसे अगर आज वो एक तरीके से किसी काम को कर रहा है तो हो सकता है कि कल दूसरा तरीका सीख ले तो 2 तरीके से हो जाएगा। हो सकता है कि वो और थोड़ा सा समझ विकसित करके और ढेर सारे तरीके सीख सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो अभिवृद्धि है ये विकास का ही एक स्वरूप होता है, क्योंकि विकास में सब कुछ देखा जाता है, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक तीनों चीज देखे जाते हैं, जबकि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक वृद्धि ही देखा जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि यह विकास का एक स्वरूप होता है। और जो डेवलपमेंट या विकास है यह बालक का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वरूप होता है। तो यहाँ पे जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्वरूप आए हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिलहाल अभी हम केवल अभिवृद्धि और विकास में ही देख रहे हैं तो ज्यादा नहीं जाते हैं। अब देखते हैं जो अभिवृद्धि होती है इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि नहीं सॉरी अभिवृद्धि की जो दिशा होती है वो दिशा निर्धारित नहीं होती है, जबकि विकास जो है किसी एक निश्चित दिशा में ही होता है। तो अभिवृद्धि कह सकते हैं कि अगर दिशा की बात करें निश्चित दिशा में ही, और जो विकास होता है ये निश्चित दिशा में होता है। निश्चित दिशा में होता है। अगर निश्चित दिशा में ये क्यों नहीं होता, ये क्यों होता है? जैसे अगर विकास की बात करते हैं तो जो बालक होगा वो किसी अगर चिंतन कर रहा है तो किसी एक दिशा में ही चिंतन करता चला जाएगा, उसी में वो करने के विभिन्न तरीके सीखता है। लेकिन अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता। अभिवृद्धि में जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती है कि उसका बाल बढ़ सकता है, नाखून बढ़ सकता है, हाथ पैर बढ़ सकते हैं, हाँ, और लंबाई भी बढ़ सकती है, तो कुछ अंग भी कुछ छोटे बड़े हो सकते हैं, तो इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। तो जो अभिवृद्धि होती है इसका लक्ष्य, अगर लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य क्या होता है? अभिवृद्धि का जो लक्ष्य होता है ये भी निर्धारित नहीं होता है। अभिवृद्धि अगर 5वां पॉइंट देखें, लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं। तो अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हमें इतना बड़ा होना है, अपने मन से तो बड़े हो नहीं सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और अपने मन से छोटे भी नहीं हो सकते, हमें इतनी आवश्यकता है कि हम इतना छोटा हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन जबकि विकास में ऐसा होता है कि उसमें जो लक्ष्य होता है हम खुद से निर्धारित कर सकते हैं कि लक्ष्य हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, या उस लक्ष्य को हम कितना छोटा कर सकते हैं कि हमें उसको प्राप्त करने में आसानी हो सके। इसका कह सकते हैं कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होता है। अगर बात करें तो जो विकास होता है वो किसी न किसी लक्ष्य के तहत, निर्धारित लक्ष्य के तहत विकास किया जाता है। तो अगर देखें जो अगर अभिवृद्धि और विकास में देखा जाए, अभिवृद्धि को अगर हम शारीरिक पक्ष मानते हैं
और जो विकास है वो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, या कह सकते हैं कि जो समस्त अवसर होते हैं बालक के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो सब विकास में ही सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका तो पीछे लिख चुके हैं कि अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष है, या कह सकते हैं बाह्य स्वरूप है, और जो विकास है ये मानसिक और संवेगात्मक शारीरिक तीनों है, या जिसे हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, जिसके अंतर्गत उसके सभी अंगों का विकास होता है, शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक। संवेग का मतलब होता है इमोशन, उसके भावों का जो विकास होता है वो किस प्रकार करना है। तो जो अभिवृद्धि है इसको हम माप सकते हैं, और जो विकास है इसको कह सकते हैं कि सभी पक्षों में विकास होता है, तो इसको मापना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको मापने के लिए संवेगात्मक लब्धि, जिसे हम ईक्यू बोलते हैं, उसका यूज करते हैं, लेकिन वो केवल संवेगों को मापने के लिए होता है। और मानसिक विकास के लिए मापते हैं कि बुद्धि लब्धि, जिसे बालक के मानसिक स्तर का पता चलता है। और शारीरिक विकास के लिए तो लंबाई चौड़ाई आदि हम मापते ही हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अभिवृद्धि को हम सीधा माप सकते हैं, सीधा मापन संभव है, और जबकि इसका सीधा मापन नहीं कर सकते, क्योंकि जो विकास होता है अगर इसका हम मापन करते हैं वो जो 100% सही नहीं होता है, लेकिन अभिवृद्धि में जो हम बालक के विकास से संबंधित मापन करते हैं वो 100% सही होता है। जैसे अगर उसकी लंबाई में हम नाप सकते, अगर हम मापन कर रहे हैं कि उसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई 170 ही रहेगी, कम नहीं होगी, चाहे जैसे नापिए। अगर उसकी भार नापना हो तो भार निश्चित होगा, बस केवल ध्यान ये देना है कि वो कुछ खा के ना पाए बार बार, नहीं तो अलग अलग रीडिंग आएगी। तो कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है इसका सीधा मापन कर सकते हैं, और जो विकास होता है इसका सीधा मापन संभव नहीं है। तो ये था अभिवृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर। तो अब देखते हैं कि जो बाल विकास है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो हमारा पहला टॉपिक होगा, तो इसमें क्या क्या कहा है, किस जो है मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो जो हरलाक महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं थे, हरलाक, इन्होंने बाल विकास के संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत, इन्होंने कहा है कि बाल विकास का नाम नहीं, हाँ, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, ना कि किसी एक पक्ष पर। तो इसलिए जो बाल मनोविज्ञान था उसको हरलाक महोदय ने बाल विकास का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो आज हम बालक के अगर विकास की बात करते हैं वो समस्त पहलुओं पर होता है। जैसे अगर उसकी शारीरिक विकास से संबंधित हो तो उसके समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है कि वो खेल में पार्टिसिपेट करे या विभिन्न क्रियाकलाप करे ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर शरीर बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तो वहां से उसको अधिगम करने में आसानी मिलेगी। तो मानसिक विकास के अंतर्गत उसको विभिन्न प्रकार के खेल कराए जाते हैं, जैसे जिससे उसका मानसिक विकास हो सके, जिसे हम पहेलियां बोलते हैं, और ढेर सारे खेल ऐसे होते हैं जैसे शतरंज हो गया, तो उसमें अगर हम देखें तो मानसिक विकास होता है। और अगर हम संवेगात्मक विकास भी करें तो वो खेल के माध्यम से आपसी प्रेम सीखता है, और कहीं कहीं भय भी उसके अंदर व्याप्त होता है, क्रोध भी आता है। तो इसमें जो नकारात्मक संवेग होते हैं जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया,
इन सबको कम करने का प्रयास किया जाता है। और जो सकारात्मक होते हैं, जैसे प्रेम हो गया और सीखने की इच्छा हो गई, तो ये सब जो होता है, ये सकारात्मक संवेग होता है, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो जिससे अगर इसलिए ढेर सारे क्रियाकलाप विद्यालय में कराए जाते हैं, और ये शिक्षकों का उत्तरदायित्व बनता है कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु जितने भी वो प्रयास कर सकता है, उसे अपने पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तो अगर हम बाल विकास की बात करें, तो बाल विकास के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जो कि कभी कभी पूछा जाता है। तो बाल विकास की परिभाषाएं कुछ नोट कर लीजिए। अगर बात करें परिभाषा की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हरलाक महोदय का। तो हरलाक महोदय ने 2 परिभाषाएं दी हैं। अगर इनकी पहली परिभाषा देखा जाए, हरलाक महोदय के अनुसार बाल विकास क्या है, तो इनकी पहली परिभाषा है, बाल विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है। व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है। अब अगर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो विकास केवल अभिवृद्धि, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि विकास केवल अभिवृद्धि, अभी तो हम देखे थे अभिवृद्धि है क्या, तो जो विकास है बालक का, अभिवृद्धि से तक सीमित ना होकर वो उसके जो व्यवस्थित क्रम है, कि वो जो सीख रहा है उसका जो क्रम होगा, व्यवस्थापन, कि वो कैसे समाज में अपना व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से सीख रहा है। और समानुगत का मतलब होता है कि क्रम से आने वाले बारी बारी से एक एक चीज सीखता जाता है। तो वरन व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है। और दूसरी परिभाषा इनकी है सामाजिक विकास। अगर कहा जाए सामाजिक विकास का अर्थ, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है, में परिपक्वता प्राप्त करना है। पहला तो इन्होंने विकास से संबंधित कहा है, और दूसरा सामाजिक विकास से संबंधित कहा है। कि सामाजिक विकास, जो विकास है सामाजिक भी होता है, शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक के अलावा भी। तो सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। तो सामाजिक संबंधों में ढेर सारे आते हैं, जैसे रिश्तेदार हो गए, उनसे भी संबंधित आते हैं, और पर्यावरण से भी संबंध होता है, वो भी सामाजिक संबंध के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो दूसरा अगर देखा जाए, तो दूसरे मनोवैज्ञानिक थे मुनरो, इन्होंने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक गुजरता है।
वृद्धावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो जो मनोवैज्ञानिक है मुनरो, उनके अनुसार विकास क्या है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक गुजरता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बालक होता है वो भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, पहले भ्रूणावस्था से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था, वहां तक पहुंचे पहुंचे जो कुछ भी सीखता है या जो सीखते हुए गुजरता अपना जो जीवन व्यतीत करता हुआ चला जाता है, वही विकास है। तो अगर इसके आगे देखें तो गैसल ने क्या कहा है? अगले मनोवैज्ञानिक है गैसल, इन्होंने कहा है कि मानव विकास जो होता है वो निश्चित क्रम में होता है। गैसल, मानव विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जो मानव का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ये सबको पता है कैसे होता है कि पहले वो छोटा था, या कह सकते हैं कि पहले जब वो बहुत छोटा था जन्म के समय, वो केवल लेटता है या लेटा हुआ रहता है, फिर धीरे धीरे वो पलटने का प्रयास करता है, फिर बैठने का प्रयास करता है, फिर थोड़ा सा चलने का प्रयास करता है, फिर खड़े होकर चलने का प्रयास करता है, उसके बाद दौड़ता है। तो कुछ इस तरीके से वो सीखता रहता है। तो जो इसका क्रम, जो विकास होता है वो निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले वो लेटा हुआ सीधा खड़ा हुआ और दौड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगले हैं कुप्पुस्वामी, जो मनोवैज्ञानिक है कुप्पुस्वामी, इन्होंने कहा है कि विकास मस्तकाधोमुखी, विकास मस्तकाधोमुखी और निकट दूर क्रम में होता है, और निकट दूर क्रम में होता है। इसमें जो शब्द है मस्तकाधोमुखी, इसका मतलब होता है मस्तक मतलब सिर, और अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ, सिर से पैर की तरफ बालक का विकास होता है। कैसे होता है? जो बालक होता है उसका विकास सबसे पहले मानसिक शुरू होता है, उसके अंदर संवेग आते हैं, उसके जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास होता है। क्योंकि बालक को लेटे से और उठकर खड़े होकर चलने में लगभग कम से कम लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो 1 वर्ष में उसका मानसिक विकास उसके शारीरिक विकास से ज्यादा हो चुका होता है। तो उसका पहले मानसिक विकास होता है, उसके बाद शारीरिक विकास होता है। तो मस्तकाधोमुखी का अर्थ यहाँ पे हो गया। और निकट दूर क्रम में अगर कहा जाए तो निकट दूर क्रम अगर होता है कि पहले वो पास की चीजों के बारे में जानता है, समझने का प्रयास करता है, उसके बारे में सीखता है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने परिवार से बाहर समाज में जाता है, समाज से कुछ सीखता है। तो समाज से बाहर वो विद्यालय जाता है, वहां से कुछ सीखता है, और विद्यालय के बाहर अगर वो अपनी पढ़ाई पूर्ण करके बाहर जाता है तो वहां भी कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो पहले वो निकट की चीजें सीखता है, फिर दूर की वह चीजें सीखता है। तो कुप्पुस्वामी का जो कथन है कि विकास मस्तक अधोमुखी और निकट दूर क्रम में होता है, ये सही साबित होता है। तो इसके आगे जो अगले हैं क्रो एंड क्रो, क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो मनोविज्ञान में बाल विकास से संबंधित बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। ये कहीं न कहीं मतलब लगभग कह सकते हैं कि सभी प्रकरणों में इनका योगदान है। कहीं न कहीं इनका नाम लिए बिना जो बाल विकास है उसको पढ़ना अधूरा कम रह जाता है। तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है उसको देखते हैं। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि मनुष्य
सर्वप्रथम मनुष्य सर्वप्रथम एक सामाजिक प्राणी है। क्रो एवं क्रो ने कहा है बाल विकास में विकास से संबंधित जो परिभाषा दी है उसमें कहा है कि मनुष्य सर्वप्रथम एक सामाजिक प्राणी है, तो जिसमें वह अपने जीवन यापन का तरीका सीखता है, अपना जो संस्कार है उसको आगे बढ़ाता है, संस्कृति को सीखता है, तो और वहां पे उसका ढेर सारा कई तरीके से विकास हो पाता है। तो यहाँ से मनुष्य सर्वप्रथम एक सामाजिक प्राणी है। और अगर आगे बढ़ें तो स्किनर है, स्किनर महोदय ने क्या कहा है, स्किनर महोदय ने ये कहा है कि विकास में जो निरंतर परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन में निरंतरता होती है और उसमें अचानक परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। तो इसको अगर शब्दों में लिखा जाए परिभाषा के रूप में तो कुछ इस तरीके से होगा, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत, की निरंतरता का सिद्धांत विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर, केवल इस तथ्य पर बल देता है, केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। स्किनर ने कहा है विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है और अचानक परिवर्तन कोई भी नहीं होता है। प्रकृति में कहीं पर भी अचानक परिवर्तन नहीं कर सकता है। और अगले मनोवैज्ञानिक है टायलर। टायलर ने कहा है कि विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। जो विकास होता है, विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग। तो अब देखते हैं कि जैसे जो विकास है, विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, एक दिशा में चलता रहता है। तो अब देखते हैं, अब वृद्धि हुई, पहले उसका शारीरिक विकास हुआ और उसके बाद देखते हैं विकास होता है जिसमें उसके मानसिक, शारीरिक के साथ साथ मानसिक और संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद जो विकास की अवस्था होती है, परिपक्वता, जो परिपक्वता होती है ये विकास की अवस्था है जिसको हम चरम अवस्था भी कह सकते हैं। तो विकास की ही एक अगली पीढ़ी का जो आज के समय में नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं वही है। तो अगर परिपक्वता की बात करें, परिपक्वता है क्या? जो परिपक्वता होती है, विकास के बाद परिपक्वता देखते हैं। परिपक्वता, और जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मैच्योरिटी, बोलते हैं ना कि मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो अर्थ होता है किसी भी कार्य में निपुण हो जाना या उस कार्य करने में महारत हासिल कर लेना। तो इसको अगर
अर्थ लिखना हो तो दक्षता एवं कौशल प्राप्त करना। दक्षता एवं कौशल प्राप्त करना, ये परिपक्वता का अर्थ होता है। अगर इसका कह दिया जाए कि एक कार्य का अपने आप में पूर्ण होना, अगर इसे थोड़ा सा अगर समझें तो एक कार्य का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नए कार्य हम कर सकते हैं वो हमारी परिपक्वता कहलाती है। तो या नया कार्य कर सकते हैं या सीख सकते हैं, जो कुछ भी हमारे पुराने अनुभव हैं उनसे हम सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं, नया कार्य कर सकते हैं। या अगर वही पुराना काम ही कर रहे हैं तो उसको बहुत आसानी से और कह सकते हैं कि सरल तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं और कर भी लेते हैं। ये हमारी उस विषय में हमारी परिपक्वता हो जाती है। तो अब कल देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत क्या है, इस पर चर्चा हम आगे जो है कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलते हैं फिर।